आप देख रहे हैं CNBC आवाज। नमस्कार, इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं विपिन भट्ट। आपको याद होगा 2 साल पहले जीएसटी ने इनडायरेक्ट टैक्स की दुनिया को बदल कर रख दिया था और अब इसी तर्ज पर इनकम टैक्स समेत डायरेक्ट टैक्स की दुनिया बदलने जा रही है। डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स के लिए बनाए गए टास्क फोर्स ने वित्त मंत्री को अपनी सिफारिशें आज सौंप दी है। अब इन सिफारिशों को पब्लिक डोमेन में नहीं लाया गया है, मगर हमें जो खबर मिली है उसके मुताबिक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स यानी डीडीटी और मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स यानी कि मैट खत्म करने की सिफारिश की गई है। टास्क फोर्स ने इनकम टैक्स में भी बड़े बदलावों की सिफारिश की है। इसके अलावा पूरा टैक्स सिस्टम अब इसे आधुनिक बनाने, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर और कुछ अन्य बातों को भी कहा गया है। साथ ही टैक्स को लेकर जो कानूनी विवाद होते हैं उनमें कमी आए, इसके लिए भी सुधारों की बड़ी सिफारिशें की गई हैं। टास्क फोर्स में शामिल टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल से एक्सक्लूसिव बातचीत हम अभी करने जा रहे हैं और उसके बाद एक बड़ा डिस्कशन करेंगे, एक बड़ी चर्चा करेंगे जिसमें समझेंगे कि डायरेक्ट टैक्स कोड आएगा तो हमारे जीवन में क्या बदलेगा। सबसे पहले सुन लेते हैं कि हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय ने मुकेश पटेल साहब से क्या बातचीत की है। मुकेश जी, जब आप ये रिपोर्ट तैयार कर रहे थे तो आपको भी अनुमान था कि इस रिपोर्ट का इंतजार टैक्स पेयर्स कर रहे हैं। 70 लाख से ज़्यादा टैक्स पेयर्स हैं, निवेशक हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां कर रही हैं। तो कितना चुनौतीपूर्ण था रिपोर्ट तैयार करना आपके लिए? सबसे पहले मैं लक्ष्मण जी इतना ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये 21 महीने जो हैं ये बहुत ही रोमांचक रहे हैं। सबसे पहले तो इसकी जो घड़ी शुरुआत की थी वो अति रोमांचक थी, क्योंकि मुझे बराबर याद है सितंबर 2017 जबकि हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उनके पहले कार्यकाल में उन्होंने एक बहुत बड़ी उपलब्धि की थी और वो था इनडायरेक्ट टैक्स के फ्रंट पर एक जीएसटी के कानून को सफलतापूर्वक उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। और मुझे ये भी याद है कि राजस्व ज्ञान संगम, जहाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स के टोच के अधिकारीगण मिलते थे, उनको उन्होंने पब्लिकली डोमेन में ये कहा कि भाई अब जीएसटी तो होगा, इनडायरेक्ट टैक्स को तो संभाल लिया, पर अब बारी है डायरेक्ट टैक्स की, इनकम टैक्स की। और उन्होंने कहा कि 1961 का कानून 50 साल से ज़्यादा अब पुराना हो चुका था और बहुत ज़रूरत थी उसको बदलने की। मतलब इस रिपोर्ट को तैयार करने में उसका ये रिपोर्ट के प्रेरणा स्रोत वो थे। और आप देखिए ये बहुत ज़रूरी है सबको समझना, सब रिपोर्ट की इंतज़ारी करते, पर ये रिपोर्ट क्या हो सकता है ये मैं इतना ही बताऊंगा कि आज मैं रिपोर्ट के बारे में कुछ नहीं कह सकता हूं, पर ये रिपोर्ट के ऑब्जेक्टिव्स जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में आपके बंधारण में जो हो जाए, मैं पूछना भी चाहता, रिपोर्ट तैयार करते वक्त आपके दिमाग में क्या उद्देश्य थे? दिमाग में नहीं, हमको प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, तब के राजस्व सचिव और अध्यक्ष CBDT के, उन चारों का फरमान था, डिक्टाट था और हमारे लिए बहुत प्रेरणादायी था। ये उन्होंने कहा कि भारत की आर्थिक व्यवस्था को अनुरूप हो ऐसा एक सीधा कर कानून आप बनाइए, नंबर 1। नंबर 2, साथ साथ वो विश्व की जो श्रेष्ठ आयकर जो नियम हैं, सिस्टम्स हैं, नॉट जस्ट द लॉ, द एडमिनिस्ट्रेशन, वो सिस्टम्स के जो मॉडल प्रिंसिपल्स हैं, अच्छे गुण हैं, उसको भी इसमें शामिल किया जाए। मीन्स इट वाज लाइक, अब हम जब कहते हैं कि बेस्ट ऑफ द ईस्ट एंड वेस्ट, तो हमारा भारतीय इकोनॉमी का जो ज़रूरत या रिक्वायरमेंट है और इंटरनेशनल जो माहौल है उसकी जो एक नींव है, उसके कॉन्टेक्स्ट में हमें ये मैंडेट दिया गया था। राइट, तो कुल मिलाकर मुकेश पटेल साहब ये बता रहे हैं कि आप एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जीएसटी के बाद इनडायरेक्ट टैक्स का ढांचा पूरी तरीके से देश में बदल गया, हमेशा के लिए वो चेंज हो गया, इवन दुनिया में एक मिसाल बन गई, क्योंकि इस तरीके से दुनिया में कहीं भी जीएसटी इंप्लीमेंट नहीं हो पाया था। कहीं महंगाई बढ़ गई तो कहीं दूसरी दिक्कतें आई, लेकिन भारत में काफ़ी स्मूथली हो गया और फिलहाल इससे जो राजस्व है वो भी अब अपने टारगेट की तरफ बढ़ चला है। तो कुछ ऐसा ही अब होना है डायरेक्ट टैक्स में और इसी के लिए डायरेक्ट टैक्स कोड। और इस रिफॉर्म पर चर्चा के लिए अब हमारे साथ जुड़ गए हैं CNBC आवाज के इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय, जो भी मुकेश पटेल साहब से
बात कर रहे थे और काफ़ी कुछ काम भी कर चुके हैं डीटीसी के ऊपर, और साथ हैं टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। आप दोनों का बहुत स्वागत है। तो लक्ष्मण भी, मैं आपसे ही शुरुआत करता हूं कि काफ़ी बातें आपने मुकेश जी से की, और आप इस पूरा जो ये पिछले 21 महीने से पूरा कामकाज चल रहा है टास्क फोर्स का, उसको भी आप लगातार मॉनिटर करते रहें। तो किस तरीके का बदलाव आएगा, किस तरीके का परिवर्तन आएगा, चाहे वो टैक्स के देनदारी का मामला हो, चाहे वो फिर टैक्स के जो लीगल मैटर्स होते हैं उनका मामला हो, या फिर टैक्स भरना या तमाम जो पूरा इकोसिस्टम हो, जो कंप्लायंसेस हैं उसका मामला हो, क्या बदलाव होगा? देखिए, सबसे पहले तो ये बता दूं कि मुकेश पटेल जी से हमने भले ही इतनी बातचीत की हो, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि रिपोर्ट में आखिर क्या कहा गया है, क्या सिफारिश की गई है, क्योंकि रिपोर्ट को अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया है, ना तो रिपोर्ट की बातों को औपचारिक रूप से बताया गया है। लेकिन जो मुझे अलग अलग वित्त मंत्रालय के सूत्र हैं उससे मैंने कुछ जानकारियाँ जुटाई है। वो जानकारियाँ अहम हैं, और जो सवाल आप पूछ रहे हैं उन सारे सवालों का जवाब उन जानकारी में मिला हुआ है। मिसाल के तौर पर असर क्या पड़ेगा, तो सबसे पहला असर तो ये पड़ेगा कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियाँ जिनके ऊपर टैक्स का देनदारी बनती है, वो टैक्स की देनदारी कम हो जाएगी। कंपनियों पर टैक्स की देनदारी कैसे कम होगी, तो जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक रिपोर्ट में 2 महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। पहली बात कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स यानी डीडीटी को ख़त्म कर दीजिए। डीडीटी को ख़त्म करने का मतलब ये हुआ कि कुल मिलाकर करीब 20% से ज़्यादा की टैक्स की देनदारी आपकी डिविडेंड पर बनती है, वो ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह दूसरी सिफारिश ये की गई है कि मैट मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स उसको भी ख़त्म कर दीजिए। इसको भी ख़त्म करने का मतलब है करीब 19 से 20% आपकी टैक्स की देनदारी कम हो जाएगी। तो ये 2 महत्वपूर्ण सिफारिश ऐसी की गई है जिससे कंपनियों के ऊपर टैक्स का बोझ कम होगा। जहां तक की रही बात आम लोगों के ऊपर टैक्स का बोझ कम होने का, तो वहां पे इनकम टैक्स के स्लैब में बड़े पैमाने पर बदलाव की सिफारिश की गई है। और इतना ही नहीं, इनकम टैक्स की दरों में भी कटौती की सिफारिश की गई है। एक बात ध्यान रखिएगा, हमारे जो कुछ गेस्ट बैठे हैं उनके मन में ये भी आ रहा होगा कि जब इतनी कटौती करेंगे तो आखिर पैसा कहाँ से सरकार जुटाएगी। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि इस रिपोर्ट में जो सूत्र बता रहे हैं कि सिर्फ टैक्स कटौती की बात नहीं कही गई है, बल्कि इससे टैक्स की वसूली में कितनी कमी आएगी और आगे चल के टैक्स की वसूली कैसे बढ़ेगी उसका भी अनुमान दिया गया है। यानी टैक्स प्रोजेक्शन अगले 5 साल का दिया गया है। तो इस तरीके से काफ़ी संतुलित रिपोर्ट पेश करने की कोशिश की गई है। और ये डायरेक्ट टैक्स कोड इसका नाम नहीं दिया गया है, इसका नाम इनकम टैक्स एक्ट दिया गया है, इनकम टैक्स बिल दिया गया है। राइट, तो इनकम टैक्स बिल इसका नाम दिया गया है, और सीधी बात है, इनकम का टैक्स, इसलिए सीधा नाम इनकम टैक्स बिल। और आप कह रहे थे कि हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनके मन में सवाल, उनके ही नहीं मेरे मन में भी सवाल, और यही सवाल अब मैं उनके पास लेके जा रहा हूं। शरद जी, 20% अगर आप डीडीटी हटा देंगे, मैट जो कि वो भी करीब 20% के आसपास बैठता है, बड़ी रकम होती है ये, अगर ये सरकार हटाती है तो वाकई सवाल ये आता है कि फिर कौन सा जरिया होगा जिससे कमाई होगी? देखिए विपिन, अभी सरकार के सामने जो इस समय बहुत बड़ी समस्या है वो एक इकोनॉमिक स्लो डाउन की है। तो मुझे लग रहा है इस इनकम टैक्स बिल के माध्यम से टारगेट किया जाएगा कि किसी तरह हम उस स्लो डाउन से कंपनीज को बाहर निकालें जो कंपनीज इस समय निवेश नहीं कर पा रही हैं। तो अगर हम देखें तो भारत में जो कुल कॉर्पोरेट टैक्स है विपिन, वो करीब 48% पड़ता है। 25% तो टैक्स है जो 400 करोड़ से कम की कंपनियों पर, हम 30% मान के चलते हैं सारी कंपनीज का, 30 हाईएस्ट रेट 30% है। उसके ऊपर अगर आप बाकी का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जोड़ें जो कि हम नेट करके निकालें, तो करीब करीब 48% कंपनीज के ऊपर डिविडेंड बांटने के बाद टैक्स पड़ता है। आप देखें अगर चाइना में 25% है, यूएस ने अभी दिसंबर में टैक्स कट किए 21% है, सिंगापुर में 17% है। तो यहां जो भी कंपनी जो निवेशक आते हैं उनको इस बात से डर लगता है कि हम अपनी कमाई का आधा, प्रॉफिट का आधा हिस्सा सरकार को दे के जाएंगे, बाकी हम आधा भी नहीं ले जा पाएंगे। तो इसको देखते हुए मुझे लग रहा है सरकार को चिंता है कि जो घरेलू निवेश है वो भी नहीं हो पा रहा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वहां भी प्रॉफिट के ऊपर मार पड़ रही है, आधा टैक्स चला जाता है, विदेशी निवेश है वो भी फर्क पड़ रहा है। तो मुझे लग रहा है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स हटाना एक बहुत ही कारगर कदम होगा, क्योंकि उससे जो टैक्स का रेट है, कॉर्पोरेट टैक्स का रेट, वो 25% आ जाएगा। दूसरा, 25% सभी कंपनियों पर करने की सरकार की मंशा है, जो अभी तक 400 करोड़ की अभी बजट में अनाउंसमेंट हुई थी। तो ये पहला एक बहुत बड़ा कदम होगा मैट और डीडीटी को हटा के। मुझे लग रहा है कि जो कॉर्पोरेट शेयर, जिसमें इस समय जो इकोनॉमिक स्लो डाउन को रिवाइव करने के लिए, इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए आपको ये करना बहुत जरूरी है, जिससे कंपनी के हाथ में पैसा आए, वो एक्सपेंशन के लिए, निवेश के लिए उसको इस्तेमाल कर सके, जिससे कि रोजगारी पैदा हो, क्योंकि बेरोजगारी उसका एक आउटकम है जो स्लो डाउन इस समय हम देख रहे हैं। दूसरा, मुझे जो लग रहा है, हालांकि लक्ष्मण ने मुकेश पटेल जी से बात करी और हमें स्क्रीन पे ना मुकेश पटेल जी की मुझे साइड दिख रही थी, फ्रंट नहीं दिख रही थी,
पर मैं कोशिश कर रहा था साइड से कि रीड करूं, जो बात लक्ष्मण नहीं पहचान पा रहे मैं शायद उसको निकालूं। मुझे जो लग रहा है वो ये है कि एक तो टेक्नोलॉजी पे पूरी तरह से टैक्स प्रणाली को लाया जाएगा, उसमें अभी भी जो मैनुअल प्रोसीजर्स हैं, जैसे हम फेसलेस, कहना चाह रहा था कि आपने जो बात कही उसमें दो बातें मैं जोड़ना चाहूँगा शरद जी। एक तो आपने बड़ी अच्छी बात कही कि सारे कॉर्पोरेट पर 25% टैक्स करने का ऐलान सरकार ने किया है। तो बता दूं कि इस रिपोर्ट में भी यही सिफारिश की गई है कि सारे कॉर्पोरेट, चाहे बड़े हों चाहे छोटे हो, सभी पर 25% ही आप कॉर्पोरेट टैक्स लीजिए। एक और बात जानकर शायद शरद कोहली जी खुश होंगे, वो ये कि सभी तरह के सरचार्ज को हटाने की सिफारिश की गई है। जी हाँ, सभी तरह के सरचार्ज को हटाने की सिफारिश की गई है और कहा गया है कि सरचार्ज हमेशा एक अस्थायी व्यवस्था होती है, इसलिए आप उसको हटाइए। और आखिरी बात जो शरद कोहली साहब कह रहे थे, IT फॉर IT की बात की गई है, यानी इनकम टैक्स को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जोड़ने की बात की गई है। इस पर एक खास चैप्टर है, ये भी काफी महत्वपूर्ण होगा और उसको आगे में डिटेल बताएंगे शरद कोहली साहब जो बताना चाह ही रहे थे। जी जी बिल्कुल शरद जी। मैं अपनी बात पूरी कर देता हूं विपिन, आप इजाजत दें तो। बिल्कुल। तो दूसरा अब यह है कि जो लिटिगेशन, इस समय लिटिगेशन में हजारों करोड़ रुपया फंसा पड़ा है, तो सरकार की कोशिश है कि टैक्स प्रणाली को इस तरीके का बनाया जाए कि लिटिगेशन ना हो, उसको सिंप्लीफाई कर दिया जाए। जो टैक्स में एनॉमलीज हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की पिछले इतने वर्षों में 1961 से लेकर आज तक इतनी रूलिंग्स आई हैं, तो टैक्स के जो प्रोविजंस हैं उनको उन रूलिंग्स के बेस पे कर दिया जाए, जिससे कि आगे से कोई डिस्प्यूट जो है ना उठे या कम से कम उठे। मुझे लग रहा है एक बहुत बड़ा, और एक और जो उद्देश्य अभी आपने बात करी थी कि जब हम DDT को काट देंगे, मैट को काट देंगे, तो सरकार का जो टारगेट है डायरेक्ट टैक्स का, वो कहां से पूरा होगा? उसका उत्तर यह है कि इस इनकम टैक्स बिल के माध्यम से मुझे लग रहा है सरकार की ये पूरी मंशा रहेगी, और लक्ष्मण मेरे से सहमत होंगे कि टैक्स पेयर्स बेस को बढ़ाया जाए। टैक्स ज्यादा से ज्यादा लोग, इस देश के कुल 6-7 करोड़ लोग रिटर्न फाइल करते हैं, टैक्स देने वाले कुल 4-5 करोड़ लोग हैं जो असल में टैक्स देते हैं। 132 करोड़ की आबादी में विपिन, यह बात मानना बहुत कठिन है कि केवल 4-5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 2.5 लाख रुपए से ऊपर कमाते हैं। हमारा देश गरीब है, पर इतना गरीब नहीं है कि 2.5 लाख से ऊपर लोग ना कमा पाए। मुझे लग रहा है सरकार की मंशा रहेगी कि टैक्स पेयर्स बेस बड़ा हो, ऐसी प्रणाली हो जो लोग खुद ब खुद सामने आए, खुद आगे आए, आगे आकर टैक्स दें। बिल्कुल सिंपल फॉर्म हो, आसानी से फाइल हो जाए, आपको किसी टैक्स कंसल्टेंट के पास ना जाना पड़े, आप स्वयं उसको करें और बेधड़क होकर करें। और टैक्स टेररिज्म जिसकी बार बार बात की जा रही थी, उससे भी निस्तारण हो, लोगों के मन में टैक्स का भय ना रहो, वो लोग अपने मन से कंप्लाई करें, बिना डर के कंप्लाई करें और ज्यादा से ज्यादा टैक्स दें। बिल्कुल सही है। और जिस तरह से GST में भी सरकार का प्रयास यही रहा कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स का दायरा बढ़े, ज्यादा लोग टैक्स के दायरे में आए, लेकिन उनके लिए ये सुगम हो, सरल हो, आसान हो और कम टैक्स हो, इस तरह की कोशिश की गई GST में। तो वही फॉर्मूला लगभग डायरेक्ट टैक्स या जैसे लक्ष्मण कह रहे हैं इनकम टैक्स बिल में भी होगा। लेकिन लक्ष्मण, बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल ये है कि DDT और मैट, ये तो हम जब से CNBC आवाज में बजट करते हैं, बजट के समय एक जो मांग हम लोगों की बताते हैं, उसमें हमेशा इंडस्ट्री की मांग रहती है और शायद अब वो वक्त आया है कि वो पूरी होगी। तो क्या इसके लिए अगले बजट का इंतजार होगा या ये बीच में ही कहीं संसद के किसी सत्र में हम होता हुआ देख लेंगे? देखिए, ये दोनों जो DDT और मैट की बात कही या फिर इस पूरे टास्क फोर्स की रिपोर्ट की सिफारिशों की बात करें, तो मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा आपको वक्त देना पड़ेगा। थोड़ा सा वक्त का मतलब ये हुआ कि अभी फरवरी में जो बजट पेश होने वाला है, हो सकता है उस बजट में इस टास्क फोर्स के रिपोर्ट की कुछ झलकियाँ आपको देखने को मिले। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं मुझे, उसके मुताबिक कारोबारी साल 2021 और 22, जी हाँ फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कारोबारी साल 2021 और 22 में इस टास्क फोर्स की रिपोर्ट को लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। टास्क फोर्स ने जो रिपोर्ट सौंपी उसमें कहा गया है कि इन सारी सिफारिशों को आप 2021-22 में लागू कर सकते हैं, तो उसका टारगेट लेके चलना होगा। तो चूंकि इसमें लंबी प्रक्रिया होती है, कई सारे एक्ट बदलने होंगे, कानून मंत्रालय से राय लेनी होगी, आम लोगों से पहले राय ली जाएगी, तो एक लंबी प्रक्रिया जरूर है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ों की झलक आपको देखने को मिल सकती है अगले बजट में, और उसके बाद फिर अगले कारोबारी साल में 21-22 में रिपोर्ट पूरी तरह से अमल में आता हुआ दिख सकता है। और रिपोर्ट को लेकर सरकार कितनी उत्साहित है, इसका अंदाजा
अंदाज़ा आप इसी बात को लगा सकते हैं कि खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने काफ़ी समय दे करके पूरा प्रेजेंटेशन देखा, और इस रिपोर्ट में सिर्फ सरकार के लोगों ने नहीं बनाया है, इस रिपोर्ट को सिर्फ एक्सपर्ट लोगों ने नहीं बनाया है, इस रिपोर्ट को पहली बार कानून बनाने में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP मॉडल को अपनाया गया है। यानी इसमें सरकार के भी नुमाइंदे थे, टैक्स एक्सपर्ट भी थे, इंडस्ट्री के भी नुमाइंदे थे, ENY के लोग वहाँ पे थे, तो दोनों ने मिलकर बनाया है, और इसी सोच के साथ कि इसको जल्द से जल्द पूरी तरह से लागू किया जाए, बजाय कि पिछली रिपोर्ट की तरह इसको ठंडे बस्ते में डाला जाए। जी, और क्योंकि शरद कोहली साहब कह रहे थे कि इस वक्त जो है वो जो हालात हैं, जो अर्थव्यवस्था है, उसको थोड़ा एक पुश चाहिए, तो शायद ये जो DDT और मैट तुरंत हटे या जल्दी से इस पर कुछ हो तो एक वो जो पुश है वो मिल पाएगा। लक्ष्मण, इसके अलावा एक और चीज़ जो है कि जो पर्सनल इनकम टैक्स, मतलब कि जो आम व्यक्ति से जुड़ी हुई बात है, आपका इनकम टैक्स का जो स्लैब है, अगर उस पर कुछ और डिटेल आपको मिल पाए हो तो फिर हम बात को आगे बढ़ाएं, क्योंकि उसमें हमारे लाखों दर्शकों की उत्सुकता बहुत ज़्यादा होगी कि क्या उसमें किस तरीके के परिवर्तन होने वाले हैं। देखिए, इस बारे में परिवर्तन को लेके जो इस पर काफ़ी कई दौर की बैठकें, कुल मिला के 89 बैठकें हुई थी, उनमें से कई दौर की बैठकें सिर्फ इनकम टैक्स की दरों में बदलाव को लेकर के हुआ। इसमें भी मुद्दा आया कि क्या संपत्ति, विरासत में मिलने वाली संपत्ति को भी इसमें जोड़ा जाए या फिर दूसरे वेल्थ टैक्स जैसी व्यवस्था भी जोड़ी जाए। तो फिर शुरू में ही ये तय कर लिया गया कि ये डायरेक्ट टैक्स कोड नहीं कहा जाए, ये सिर्फ इनकम टैक्स कहा जाए, इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से इससे बदलाव किया जाए। तो उसके हिसाब से सिफारिशें की गई हैं। अब रही बात कि डायरेक्ट टैक्स के स्लैब में, इनकम टैक्स के स्लैब में, उस पर लेकर अलग अलग सदस्यों की अलग अलग राय थी और उनको समाहित करके रिपोर्ट में शामिल किया गया है। लेकिन इसकी सटीक बातें अभी तक सामने नहीं की गई हैं। लेकिन इतना जो मुझे पता चला हुआ है कि इनकम टैक्स की दरों में कटौती करने की सिफारिश की गई है। इनकम टैक्स के स्लैब के दरों में भी बड़े पैमाने पर बदलाव की सिफारिश की गई है, और दोनों के पीछे असली मकसद ये है कि आम लोगों के ऊपर टैक्स का बोझ आप कम करिए। टैक्स का बोझ कम करेंगे तो टैक्स का दायरा बढ़ेगा, और टैक्स का दायरा बढ़ेगा तो आपको टैक्स का कलेक्शन आने वाले दिनों में आपका बढ़ेगा। और इसमें एक और महत्वपूर्ण बात जोड़ना चाहूँगा, वो ये कि इनकम टैक्स के रिटर्न भरने की प्रक्रिया को काफ़ी ज़्यादा सरल करने की यहाँ पे सिफारिश की गई है। यहाँ तक कि कहा गया है कि कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, उसके वेरिफिकेशन के लिए आप इनकम टैक्स पेई से बातचीत नहीं करिए, आप ऑनलाइन वेरिफिकेशन कर लीजिए, ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन की व्यवस्था करिए। कोई विवाद होता है तो उसके भी फेसलेस स्क्रूटनी करिए, ऐसा नहीं कि लोगों को बुला कर पूछताछ करिए। हैरेसमेंट बिल्कुल ना हो, इंस्पेक्टर आज बिल्कुल खत्म हो, इस बात का भी खास ख्याल रखा गया है इस रिपोर्ट में। राइट, तो यहाँ पर जो बड़ा मुद्दा यही कि आप कह रहे हैं कि इनकम टैक्स की स्लैब में कटौती, यानी कि जो मेरी कमाई के बाद जेब में पैसा आता है उस पर जो टैक्स लगता है उस पर कटौती की बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मुझे चूंकि समय हो रहा है इसलिए एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, लेकिन ब्रेक से आके हम शरद कोहली जी से पूछेंगे कि क्या उनका खाका कहता है कि अगर ये टैक्स स्लैब बदले तो किस तरह का बदलाव इसमें आ सकता है और लोगों को कितनी राहत मिल सकती है। छोटा सा ब्रेक, तुरंत आ रहे हैं। टैक्स एक बड़ा रिफॉर्म होने वाला है और आज ये जो रिपोर्ट है टास्क फोर्स की वो वित्त मंत्री को सौंप दी गई है और इसमें बड़े बदलावों की सिफारिश की गई है। जब ये सिफारिशें लागू हो जाएंगी तो जिस तरीके से क्रांतिकारी परिवर्तन हमने इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम में GST के द्वारा देखा था वो आता हुआ दिखेगा डायरेक्ट टैक्स में, जिसे आप इनकम टैक्स के तौर पर आम आदमी जानता है, हालांकि कंपनीज पर भी लगता है और तमाम दूसरी चीजों पर भी। लेकिन अब उसी आम आदमी की बात को आगे बढ़ाते हैं। शरद जी, तो जो इनकम टैक्स स्लैब है, जैसा लक्ष्मण बता रहे थे कि उसमें ये सिफारिशें की गई हैं कि आप उन्हें कम कर दें और काफी हद तक कम होने की बात है ताकि लोगों को वो आसान रहे और कम लगे और ज्यादा लोग टैक्स के दायरे में आए। लेकिन क्या बदलाव हो सकते हैं, क्या परिवर्तन हो सकते हैं, अगर आप हमें कुछ बता पाएं। देखिए, टास्क फोर्स की विभिन्न रिकमेंडेशंस अपनी जगह है, पर हम ये देखें कि ये जो सरकार है ये निरंतर टैक्स की प्रणाली में कुछ ना कुछ चेंज और अपग्रेडेशन लाती रही है। तो मैं समझता हूं टास्क फोर्स की जो रिकमेंडेशंस है उसको कुछ लिया जाएगा। कुछ जो सरकार ने पहले से मुहिम चलाई हुई है, जैसे फेसलेस स्क्रूटनी है, ऑटो फिल्ड रिटर्न्स हैं, इनको साथ में इंटीग्रेट किया जाएगा। परंतु ये बात पक्की है कि इस समय जो आर्थिक हालात हैं उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि टैक्स की जो ओवरऑल कलेक्शन के ऊपर ऐसी कोई छेड़खान करी जाएगी जिससे कि ओवरऑल टैक्स कलेक्शन नीचे आ जाए। तो अगर टैक्स रेट कम किए जाएंगे तो हो सकता है कि टैक्स के स्लैब इस प्रकार कर दिए जाएं कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, जबकि जो कि अमीर जो है और टैक्स दे, जो पहले ही हम देख रहे हैं 42% से ऊपर का स्लैब पहुंच चुका है सरचार्ज की वजह से। तो ऐसी कोई छेड़खानी करी जाएगी जिससे कि इस समय आर्थिक व्यवस्था ये आपको इजाजत नहीं देती है कि आप टैक्स की कलेक्शन को एकदम से गिरा दें। तो ये मैं आपको बड़े ध्यान से बोलना चाहूंगा
कि फेरबदल ऐसा होगा जो टैक्स की कलेक्शन को इफेक्ट ना करे। बाकी छोटे छोटे चेंजेस है, जैसे पीछे रिकमेंडेशन आई थी कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म को एक कर दिया जाए, और दूसरा एक बहुत बड़ा जो चेंज हमको देखने को मिल सकता है कि जीएसटी का जो पूरी प्रणाली है उसको इनकम टैक्स के साथ धीरे धीरे इंटीग्रेट किया जा रहा है। तो मुझे लग रहा है इस नई प्रणाली में जीएसटी और इनकम टैक्स को बिल्कुल एक हो जाएगा। मतलब कोई भी व्यापारी, कोई भी काम करने वाला जीएसटी में अपना अलग रिकॉर्ड फाइल करे, इनकम टैक्स में अलग करे, ये उसके लिए संभव नहीं होगा। क्योंकि देखिए विपिन, क्या है कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो इस समय देश की है वो 5.9% और 6% के बीच में है, और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस इनकम टैक्स बिल लाने के बाद, एकदम लाने के बाद, ये 6.1% की तरफ जाए और अगले आने वाले 4-5 साल में ये 9% के आसपास पहुंच जाए। तो सरकार की मंशा इनकम टैक्स बिल लाने की जो बड़ी मंशा ये है कि टैक्स की कलेक्शन बढ़े, सिंप्लीफाई हो जाए, लिटिगेशन कम हो जाए, पर देश को भी नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही पैसा देश की डेवलपमेंट के लिए लगाया जाता है। तो मुझे लगता है कुछ भी ऐसा काम, और अभी मैंने कल परसों खबर पढ़ी थी विपिन, बड़ी मजेदार, कि जो इनकम टैक्स के नोटिस लोगों को आते हैं, वो नोटिसों की जो भाषा शैली है उसमें भी फेरबदल इस नई प्रणाली में किया जाएगा। वो इंटिमिडेटिंग होते हैं, वो लोगों को भयभीत करते हैं, उसको सॉफ्ट बनाया जाए, उसको बिल्कुल ऐसा रखा जाए कि एक रिमाइंडर हल्का सा पहले एसएमएस के द्वारा भेज दिया जाए, इससे पहले कि कोई प्रेम पत्र आए जिसमें धमकी लिखी हो कि हम आप ये नहीं करेंगे तो हम ये कर देंगे, तो उसकी बजाय उसको सॉफ्ट किया जाए। मुझे लग रहा है सारी कर प्रणाली को फ्रेंडली बनाने की तरफ। तो मुझे इस बात में कोई डाउट नहीं है कि टास्क फोर्स की जितनी भी रिकमेंडेशंस हैं सरकार उसको छान छान के लेगी, पूरा एज इट इज वो नहीं लिया जाएगा, क्योंकि सरकार पहले से ही टैक्स की प्रणाली में अपग्रेड करने में पिछले चंद वर्षों से लगी हुई है। तो एकदम ऐसा कोई चेंज नहीं होगा जो कि आपको नजर आए कि ये तो बिल्कुल पहले ऐसा था, बिल्कुल चेंज हो गया, बढ़ गया। जी, तो अब बिल्कुल मैं अपने अंतिम मिनट पे हूं। लक्ष्मण, मुझे फटाफट ये बताइए कि हम उम्मीद कर रहे थे कि पब्लिक डोमेन में आ जाएगा, लेकिन अभी नहीं आया, तो कितना वक्त लगेगा जब आप हम सब ये रिकमेंडेशंस पढ़ पाएंगे? मुझे लगता है कि इसमें 1 से 2 हफ्ते का वक्त लगेगा। अभी फाइनेंस मिनिस्टर खुद अपने स्तर पर इस पूरे रिकमेंडेशन को देख रही हैं। इनकी सिफारिशों को देखने के बाद फिर इसको पब्लिक डोमेन में डाला जाएगा और एक तय समय सीमा दी जाएगी। पब्लिक डोमेन में डालने की मुझे लगता है कि 2 हफ्ते के भीतर इसे सार्वजनिक किया जाएगा, वेबसाइट पर, इनकम टैक्स की वेबसाइट पर डाला जाएगा, और फिर आम लोगों की राय जानने के लिए कुछ वक्त दिया जाएगा, और फिर आम लोगों की राय आने के बाद एक मसौदा तैयार किया जाएगा। इसके आधार पर फिर कानून मंत्रालय से राय ली जाएगी और उसके बाद इसको लागू करने की तरफ बढ़ाया जाएगा। और जैसा कि मैंने कहा, मुझे लगता है कि एक साथ लागू करने के बजाय हो सकता है कि इसको चरणों में लागू किया जाए और फिर इसको कुछ पहले बजट में, फिर अगले बजट में इसको शामिल किया जाए। और एक बात जो शरद कोहली साहब कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे। दरअसल इस टास्क फोर्स में एक खास चैप्टर में ये बताया गया है कि जीएसटी, कस्टम, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, इन तीनों डिपार्टमेंट के पास जो अलग अलग जानकारी है, उन सारी जानकारी को इनकम टैक्स विभाग के साथ साझा किया जाएगा और इनकम टैक्स विभाग की जानकारी को इन सारे विभागों के साथ साझा किया जाएगा। इन चारों विभागों के पास जो भी जानकारी है वो एक साथ रहेगी, ताकि एक दूसरे की जानकारी को साझा कर सके और बेहतर टैक्स व्यवस्था कायम कर सके। जी, चलिए, तो ये अगले 1 से 2 हफ्ते में आपको पता लग जाएगा कि क्या सिफारिशें हैं टास्क फोर्स की, और उस पर पब्लिक डोमेन में आने के बाद सब अपनी राय दे पाएंगे। तो अब बस इसी का इंतजार रहेगा कि ये क्या सिफारिशें और उस पर क्या राय रखी जाए। और जैसा लक्ष्मण कह रहे हैं कि अगर एक साथ नहीं तो चरणों में, लेकिन ये लागू होता हुआ दिखाई देगा, तो ये मानिए कि एक और क्रांतिकारी बदलाव की जो इस बार डायरेक्ट टैक्स सिस्टम में आना है उसकी शुरुआत आज से हो गई। आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातें रखने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।